Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we are going to discuss radioactive decay law. Decay law जो है ये सौडे और रदरफोर्ड लोगों ने जो है दिया था, रेडियो डिके लॉ, इसकी हम बात करेंगे। अच्छा, डिके लॉ पे जाने से पहले थोड़ा सा एक्टिविटी की डेफिनेशन देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी या एक्टिविटी की क्या डेफिनेशन है, और फिर हम जो है डिके लॉ की तरफ जाएंगे, क्योंकि डिके लॉ हमें ये बताता है कि जो एक्टिविटी हो रही होती है या रेडियो एक्टिविटी हो रही होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डियर स्टूडेंट, ये जहन में रखें कि ये जो रेडिएटिव डिके है ये रैंडम है और ये स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कोई पार्टिकल भी डिके हो सकता है और वो खुद ब खुद होता है। इसमें एक्सटर्नल एजेंट टेम्परेचर, प्रेशर या एनवायरनमेंट का कोई अमल दखल नहीं होता। तो ये एक रैंडम प्रोसेस है। तो बहरहाल उससे थोड़ा सा एक्टिविटी क्या चीज़ है, ये रेडियो एक्टिविटी जो है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ए से activity is number of decay या disintegration per unit time, यानी कि एक्टिविटी क्या चीज़ है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम है, नंबर ऑफ डिके पर यूनिट टाइम। अब अगर इसकी ऐसा यूनिट जो है डियर स्टूडेंट वो क्या है, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा यूनिट। इसकी ऐसा यूनिट जो है वो बेक्यूरल है, बेक्यूरल, और 1 बेक्यूरल क्या होगा, 1 डिके या 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 डिके या 1 डिसइंटीग्रेशन, यानी कि अगर एक न्यूक्लियस जो है वो 1 सेकंड में डिके हो रहा हो तो हम एक्टिविटी को 1 कहेंगे। 10 हो रहे हो पर सेकंड में तो एक्टिविटी 10 बेक्यूरल होगी। 100 हो रहे हो तो एक्टिविटी 100 बेक्यूरल होगी। तो ये जो है इसकी, और एक और दूसरी यूनिट भी है, अदर यूनिट्स अगर मैं बात करता हूँ, अदर यूनिट्स, तो वो एक जिसकी यूनिट रदरफोर्ड भी है, रदरफोर्ड नाम असल में रदरफोर्ड जो है वो 10⁻⁶ बेक्यूरल के इक्वल होता है, यानी कि 1 मेगा बेक्यूरल होता है। और अदर यूनिट में दूसरी यूनिट जो मैं बताऊं आपको, वो आपके पास क्यूरी है। एक क्यूरी जो है वो 3.7 × 10⁻10 बेक्यूरल होती है। तो ये टेस्ट व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट एक्टिविटी, क्योंकि डिके लॉ हमें एक्टिविटी की तरफ ले जाएगा। एक्टिविटी के मुतालिक बताएगा कि जो एक्टिविटी है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ये जो डिके हो रहा होता है, नंबर ऑफ डिकेज या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है, किन चीज़ों पे डिपेंड। अब हम डिके लॉ की तरफ बाकायदा तौर पे जाएंगे। डियर स्टूडेंट, डिके लॉ ये कहता है कि जो एक्टिविटी है, नंबर ऑफ डिके पर यूनिट टाइम, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस अमाउंट। और नेगेटिव साइन भी हम यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन डिक्रीज ऑफ अमाउंट को शो कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सैंपल जितना थोड़ा होगा उसमें एक्टिविटी उतनी कम होगी, सैंपल जितना बड़ा होगा उसकी एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। याद रहे कि हम एक्टिविटी को अपनी जो डेथ्स होती हैं, ये जो हमारे लोग डेथ होती है, लोगों की डेथ्स, उससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा गांव है उसमें पर डे डेथ्स बहुत कम होती हैं, या पर वीक या पर मंथ, लेकिन सिटी में या बिग सिटीज़ जो है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में डेथ रेट ज़्यादा होता है। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा डेथ रेट होगा। उसी तरह जितनी ज़्यादा अमाउंट में एक रेडियो एक्टिव सैंपल पड़ा होगा, जितने ज़्यादा ग्राम या किलोग्राम में मौजूद होगा, उसकी एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ये तादाद के ऊपर, यानी कि ये जो डिके है ये प्रोबेबिलिस्टिक है, ये इम्कानात पे डिपेंड करता है। तो इस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके है वो आपके पास इंस्टेंटेनियस अमाउंट पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम डिके कांस्टेंट कहते हैं। तो ये डिके कांस्टेंट जो है ये आपके पास लैम्डा इज़ डिके कांस्टेंट, लैम्डा डिके कांस्टेंट है। अब ये डिके कांस्टेंट क्या चीज़ है, अगर हम डिके कांस्टेंट की बात करते हैं तो इसको अगर मैं यूँ लिख लेता हूँ, डेल्टा n ओवर डेल्टा t ओवर n, और डेल्टा t को मैं 1 सेकंड कर दूँ तो लैम्डा जो है
वो डेल्टा एन ओवर एन हो जाएगा। सादा लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ उस लैम्डा या डीके कांस्टेंट के मुताबिक कि लैम्डा इज़ नथिंग, इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर सेकेंड। इसलिए इसकी जो यूनिट है, यूनिट वो पर सेकेंड है, फ्रिक्वेंसी वाली यूनिट है। यानी कि लैम्डा जो है ये आपके पास किसी भी सैंपल का फिक्स होगा। एक सैंपल आपके पास है, उसमें तादाद के हिसाब से एक्टिविटी हो रही होगी। उस सैंपल का लैम्डा जो है, लैम्डा जितना बड़ा होगा जिस सैंपल का, उसमें डिके उतना फ्रीक्वेंटली होगा, उसकी लाइफ उतनी कम होगी, उसकी मीन लाइफ या हाफ लाइफ उस सैंपल की कम होगी, डिके फ्रीक्वेंटली होगा। और लैम्डा जितना कम होगा वो सैंपल स्टेबल होगा और वो स्लोली डिके होगा। यानी कि लैम्डा इज नथिंग बट दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिके। लैम्डा जो है डिके की फ्रीक्वेंसी है, डिके की प्रोबेबिलिटी है यूनिट टाइम में, और लैम्डा की शनाख्त आपको और उसकी यूनिट आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि लैम्डा हर एक सैंपल का अपना होगा। एक सैंपल का लैम्डा दूसरे सैंपल से फ़र्क हो सकता है। जैसे हर एक सिटी का अपनी एवरेज एज होती है या अपना डेथ रेट होता है हर एक कंट्री में। यानी कि जहाँ फैसिलिटीज़ कम है तो लोग फ्रीक्वेंटली मरते हैं, जो सैंपल अनस्टेबल है तो वो फ्रीक्वेंटली डिके होता है, उसका लैम्डा बहुत बड़ा होता है। जो स्टेबल है, जिसकी हाफ लाइफ बहुत बड़ी है, तो उसका लैम्डा जो है वो बहुत जो है उस सेंस में कम होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ डिके कम होता है, उसका पीरियड ज़्यादा होता है, लाइफ पीरियड ज़्यादा होता है। तो ये आपके पास थोड़ा सा डिके लॉ के मुतालिक मैंने आपको इसको बताने की कोशिश की है। आपको पता होना चाहिए। इस इक्वेशन को आप फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, और इक्वेशन 1 को मैं इसको सॉल्व तो नहीं कर रहा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आप इसके करके इस तरह भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये भी मेरे पास डिके की इंटरस्टेनियस अमाउंट जो है वो आपके पास उसकी इक्वेशन आ गई है, n इज़ इंटरस्टेनियस अमाउंट। एन नॉट कौन सी अमाउंट है? ओरिजिनल, जब टाइम 0 होता है। तो ये आपके पास डिके लॉ की थोड़ी सी मैंने आपको हाउ नाउ दी है। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ और मैं हाफ लाइफ की तरफ अब मूव करूँगा। ये हाफ लाइफ का क्या कंसेप्ट है, यानी कि इस टॉपिक का नाम रेडियोएक्टिव डिके लॉ एंड हाफ लाइफ होना चाहिए था। हाफ लाइफ भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। तो अब हाफ लाइफ जो है उसका क्या सीन है, देखें डियर स्टूडेंट, हमें पता है चूँकि हम किसी भी न्यूक्लियस की, किसी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड की लाइफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसकी एग्जैक्ट लाइफ कितनी है। जब आप किसी चीज़ की लाइफ ना निकाल सकें तो उसकी हम एक सर्वे के अंदाजे के मुताबिक जो है उसकी एवरेज या उसकी हाफ़ लाइफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हाफ़ लाइफ कितनी है। मतलब ये है कि जैसे हमारा एक सिटी होता है, कोई सिटी है, अब इस सिटी में रोज़ाना के हिसाब से डेथ होती हैं, लेकिन हम किसी के ऊपर ख़ास तौर पे नहीं कह रहे कि फ़लाँ जो है इतने सेकंड बाद या इतने मिनट या इतने आवर्स बाद उसकी डेथ हो जाएगी। कोई भी किसी की भी डेथ हो सकती है। ये फिनोमिना, ये प्रोसेस रैंडम होता है और स्पॉन्टेनियस होता है। तो इस तरह जो डिके है वो भी रैंडम और स्पॉन्टेनियस है। तो लिहाजा आपके पास एक सैंपल जब मौजूद है तो आप किसी एक एटम की लाइफ नहीं बता सकते, लेकिन इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सैंपल इतने टाइम के बाद आधा रह जाएगा, फिर उसके इतने टाइम के बाद मज़ीद आधा रह जाएगा, फिर उतने ही टाइम बाद मज़ीद आधा। इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो हाफ लाइफ तो डियर स्टूडेंट, हाफ लाइफ वो लाइफ होती है जिसके लिए अगर आपके पास एक सैंपल पड़ा हुआ है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स मौजूद हैं और उनकी तादाद n नॉट है। n नॉट का मतलब है जब टाइम 0 है। टाइम 0 का मतलब है तमाम का तमाम सैंपल असल हालत में पड़ा हुआ है। मतलब यूरेनियम U-238 है तो उसमें अल्फ़ा डिके नहीं हुआ है और कोई थोरियम में कन्वर्ट नहीं हुआ, पूरा का पूरा यूरेनियम पड़ा है। यानी कि सैंपल प्योर असल हालत में जब पड़ा है, एक भी डिके नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में हम उसको n नॉट कहते हैं। तो n नॉट जो है उसकी तादाद कम होकर n नॉट की n नॉट बाई 2 जिस टाइम में हो जाएगी उसको हम हाफ लाइफ कहेंगे, हाफ लाइफ। तो इसका मतलब है कोई सैंपल एक हाफ लाइफ के बाद आधा रह जाता है, और अगर एक और हाफ लाइफ गुजर जाए तो वो सैंपल उस आधे का भी आधा n/2 का आधा जो है वो n नॉट बाई 4 हो जाएगा। इस तरह डियर स्टूडेंट, अगर स्टोरी ना ख़त्म होने वाली स्टोरी हो तो n हाफ लाइफ्स के बाद एक सैंपल n की 2 की पावर n रह जाता है। यानी कि
ये n0/2 जो है एक जनरल फार्मूला है। एक हाफ लाइफ के बाद n0/2 की पावर 1, 2 के बाद n0/2 की पावर 2, 3 के बाद n0/2 की पावर 3 और n के बाद n0/2 की पावर n। इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट होती है, अमाउंट लेफ्ट अनडिकेड, उसका अमाउंट लेफ्ट AL से मैं डिनोट, अनडिकेड का क्या फार्मूला मैंने बना दिया, n02 की पावर n। डियर स्टूडेंट, ये कोई MCQs पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे MCQs आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए वेयर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, n हाफ लाइफ की तादाद है और n का फार्मूला क्या है, गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो ये n का अपना फार्मूला मैंने बता दिया। n यानी हाफ लाइफों की तादाद आप कैसे निकालोगे। हाफ लाइफों की तादाद आप पहले, मतलब आपको कोई कह देता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको सिंपल MCQ दे देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, कि अगर एक सैंपल है उसकी हाफ लाइफ है 16 ईयर्स से फॉर एग्जांपल, और हाफ लाइफ, और हम कहते हैं 64 ईयर के बाद उसकी हाफ लाइफों की तादाद भी बताओ और अमाउंट लेफ्ट भी बताओ, ये दोनों चीज़ें बताओ। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। आप n कैसे ढूंढेंगे, गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो गिवन टाइम कितना है 64 और हाफ लाइफ कितना है 16, तो हाफ लाइफों की तादाद कितनी आ गई 4। तो ये इससे आप अगर MCQs की बुक्स में लेके फॉलो करें तो जितने भी फार्मूले हैं, तो ये 2 मेन फार्मूलाज मैंने जो आपको बताए हैं इसी से हो रहे हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा MCQs इससे हो सकते हैं। तो ये आपके पास हाफ लाइफ, तो आप अमाउंट लेफ्ट निकाल सकते हैं आप, अनडिकेड अमाउंट लेफ्ट जो है तो वो n02 की पावर 4 आ जाएगा, यानी n0/2 की पावर 4 16 हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट, एक चीज़ है कि अमाउंट लेफ्ट अनडिकेड, एक दूसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अमाउंट डिकेड। ये तो हो गया ना, एक एग्जांपल प्रॉब्लम आपको मैंने कर दिया। एक अमाउंट, ये तो अमाउंट अनडिकेड है ना, जो बच जाती है। अमाउंट डिकेड का क्या फार्मूला होगा, अमाउंट डिकेड। तो डियर स्टूडेंट, अमाउंट डिकेड का फार्मूला होगा एक्चुअल अमाउंट डिवाइडेड माइनस अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट लेफ्ट, जो अमाउंट बच गई है और जो असल अमाउंट थी, असल अमाउंट से बची हुई अमाउंट को माइनस कर लो तो ज़ाहिर बात है डिकेड अमाउंट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल मेंशन की है, मेरे एग्जांपल में अमाउंट डिकेड, अब मुझे बता दें ये अमाउंट डिकेड, डेफिनेटली अमाउंट, असल अमाउंट कितनी थी n0, डिके कितनी हो गई n0 अमाउंट बच कितनी गई n0/16, तो LCM ले लें तो 15/16 n0 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है जब 1/16 बच गई है तो 15/16 ही डिके हो गई होगी। तो इस तरह ये जो मैंने आपको 3 फार्मूलाज बता दिए हैं, दीज आर की इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तमाम के तमाम MCQs आप इन्हीं फार्मूला से कर सकते हैं। सिर्फ आपने MCQs की लैंग्वेज को समझना होगा और लैंग्वेज को समझने के बाद आप इन्हीं फार्मूलों को ही अप्लाई करके तमाम MCQs जो है सॉल्व कर सकते हैं गारंटी के साथ। तो ये 3 फार्मूलाज जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट। हाफ लाइफ के हवाले से डिके लॉ मैंने आपको बताया है। अब डिके लॉ का फार्मूला जो है इसको मैं फर्दर भी ट्रीटमेंट इसकी कर सकता हूँ, इस फार्मूले की, यानी कि हाफ लाइफ का मैं एक और फार्मूला अगर आपको बना दूं तो वो भी मैं बना सकता हूं। ये स्टूडेंट, अगर आपको पता है अगर टाइम एक हाफ लाइफ हो जाए तो n कितना हो जाएगा, n0/2 हो जाएगा ना एक हाफ लाइफ के बाद। तो इधर अगर इस फार्मूले में पुट कर दें n0/2, n0 e λ और t की जगह हाफ लाइफ कैंसल आउट कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 को ऊपर लें, उसका साइन चेंज कर दें, लैम्डा एंटी लॉग ले लें, log 2 आ जाएगा, लैम्डा हाफ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हाफ लाइफ का एक और फार्मूला आपके सामने आ चुका है, log 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा।
तो ये भी हाफ लाइफ का अच्छा फार्मूला है, या लैम्डा भी इससे निकाल सकते हैं। ये MCQs व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल, आपको अगर डिके कांस्टेंट गिवन हो तो आप हाफ लाइफ, इसका मतलब है हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट एक दूसरे के साथ उलट हैं, आप हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ गिवन और डिके कांस्टेंट, तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। इस फार्मूले को जो है आप फर्दर इधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इधर लैम्डा की पुटिंग कर लें, लैम्डा की ये वाली पुटिंग जब आप कर लेंगे log 2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, तो जो है यहाँ पर आप पुटिंग करके आप इस फार्मूले से भी एक्टिविटी अगर आपको गिवन हो बैकरोल में इंटरस्टेनियस अमाउंट गिवन हो तो आपसे हाफ लाइफ पूछी जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर इनको आप आपस में यूज़ कर लें तो ये हाफ लाइफ। स्टूडेंट एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं मीन लाइफ, एवरेज लाइफ। तो वो लाइफ होती है जिसमें जो है कोई एक एटम जो है जिसकी जो उसकी पूरी एक औसत ज़िंदगी होती है, तो वो एवरेज लाइफ जो है, मीन लाइफ, उसको मैं अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ, मीन लाइफ। तो डियर स्टूडेंट, मीन लाइफ इज नथिंग दैट इज 1 बाई लैम्डा। ये मीन लाइफ की डेफिनेशन है। हाफ लाइफ की डेफिनेशन तो आपको पता चल चुकी है कि द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द गिवन सब्सटेंस इज डिकेड एंड हाफ ऑफ अमाउंट इज लेफ्ट अनडिकेड। तो एवरेज लाइफ जो है, तो अगर आप मीन लाइफ वाला फार्मूला जो है उसमें अगर आप हाफ लाइफ वाले फार्मूले में 1 बाई लैम्डा आपको नज़र आ रहा होता है, तो 1 बाई लैम्डा पुट कर दें तो ये आपके पास, आप मीन लाइफ को इस तरह एवरेज के सिंबल से डिनोट कर लें। तो ये रिलेशनशिप आपके पास हाफ लाइफ और मीन लाइफ, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि मीन लाइफ और हाफ लाइफ की रेशो क्या है। तो याद रहे कि हाफ लाइफ और मीन लाइफ की रेशो log 2 है। log 2 कितना होता है? 0.693 होता है, 0.693। इसका मतलब यह है कि जो हाफ लाइफ होता है वो मीन लाइफ का 69% होता है। 69% ये इधर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, या 70% होता है। तो ये हाफ लाइफ और मीन लाइफ के रिलेशनशिप भी MCQs व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको रेडिएक्टिव डिके लॉ पहले सेगमेंट में बताया, हाफ लाइफ के मुतालिक बताया, उसके बेसिक फार्मूलास बताती हैं आपको, एक्टिविटी की यूनिट बता दी, एक्टिविटी की डेफिनेशंस बता दी हैं आपको। इसको दिमाग में रखें और MCQs के लिए अप्लाई करें।